ये भारत बच्चा लोग, तो वेक्टर्स के सेकंड लेक्चर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ना। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना, वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं, वेक्टर को लिखते कैसे हैं, है ना। वेक्टर ए लिखना है तो कैसे लिखना है, वेक्टर ए बी का क्या मतलब है ना, ए और बी एक साथ लिख करके उसके ऊपर एरो लगाना। और हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नहीं दो वेक्टर अगर ड्रॉन है तो कौन से एंगल को हम उन दोनों के बीच का एंगल बोलेंगे, है ना। और हमने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा, और हमने इंपॉर्टेंट ये सीखा कि एक वेक्टर को उसके पैरेलल उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि उससे ना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है। और तुमने इस बात पे ध्यान दिया होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें ये भी समझाया था कि ऐसा करने से वो जो दोनों वेक्टर थे, है ना, उनके बीच का एंगल भी चेंज नहीं होता है, वो भी वही रह जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना उससे। देखो, अब हम सीखेंगे वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैंने तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि अगर दो स्केलर हैं तो 4 + 6 करने से क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स हैं तो 4 + 6 करने से 10 होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो कितना होगा और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमें सीखना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में एक लॉ पढ़ते हैं हम लोग, है ना। उस लॉ को बोला जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। उस लॉ को बोला जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ध्यान से देखो, है ना। मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए बी है और एक वेक्टर सी डी है। ऐसे भी बना सकते हैं ना वेक्टर हम लोग, है ना। जहाँ टेल है उसको पहले लिखा जाता है और जहाँ हेड है उसको बाद में, और उसके ऊपर ऐसे एरो का साइन, और ये वेक्टर सी डी है। उसने क्या बोला कि तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है कि इन दोनों का सम कितना होगा ना। हो सकता है ये दोनों फोर्सेस हो, ये एक 10 न्यूटन का फोर्स हो सकता है ये एक 15 न्यूटन का फोर्स हो। तो इस 10 न्यूटन और 15 न्यूटन के फोर्स को ऐड करना है, तो टोटल कितना आएगा, वो कैसे करना है, वो अपने को सीखना है। देखो क्या करना है तुम्हें ना। उसने क्या बोला, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या, तुम देखो, है ना। अगर मैं सी डी को उठा करके ऐसा रख दूं, है ना, अगर मैं उस सी डी को उठा के ऐसा रख दूं कि सी यहां आ जाए और डी यहां आ जाए, बोलो ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, है ना। ये पॉइंट सी इधर आ गया और ये डी इधर आ गया, तो ये सी डी तुम्हारा वेक्टर ऐसा हो जाएगा ना। तो मुझे बताओ, अभी ये ए बी इधर हो गया और ये सी डी वेक्टर हो गया, तो ए से बी गए ए बी, फिर सी से डी गए। एक्चुअल में बी और सी अब एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि जहां ए बी का हेड है वहीं तुमने सी डी का टेल रख दिया। इसका मतलब बी और सी एक ही जगह पे हो जाएंगे। तो तुम ए बी, ए से बी गए और बी वाला जो पॉइंट है तुम्हारा उसी को मैं सी बोल रहा हूं, और सी से डी गए। तो अगर हम ऐसे ही जाते हैं ना, उसी दिशा में जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने सेम ऑर्डर में रखा है। ठीक है, सेम ऑर्डर मतलब एक ही दिशा जा रहा है, मतलब तुम्हें ना वापस उल्टा वापस नहीं आना पड़ रहा। ठीक है, उल्टा वापस नहीं आना पड़ रहा का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, है ना, कि जिस दिशा में एरो जा रहा है, देखो एरो इधर था तो तुम ए से बी आए, फिर सी से डी जाने में भी तुम एरो की दिशा में ही जा रहे हो ना, सी डी का एरो इधर ही है ना। तो उसको बोला जाता है कि वेक्टर को हमने सेम ऑर्डर में लिया है। समझ आया? इसको बोला जाता है वेक्टर को उसको सेम ऑर्डर में लेना। कब वेक्टर सेम ऑर्डर में नहीं होगा वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूं। मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसा वेक्टर है ए बी, ठीक है, दिस वेक्टर इज ए बी वेक्टर। ये मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि जब सेम ऑर्डर नहीं होगा तो क्या होगा, क्लियर। अब अगर मैं इसके ऊपर एक वेक्टर ऐसा बनाऊं सच दैट ये वेक्टर मेरा सी डी वेक्टर है ना, वेक्टर सी डी। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुमने ए से चलना शुरू किया, ठीक है, जैसे यहां पर भी ए बी वेक्टर था तो ए से चलना शुरू करोगे। बोलो ए से चलना तुमने चालू किया, तुम बी पे पहुंचे, फिर अगर तुम्हें बी से आगे इस तरफ जाना है तो ये जो तुम्हारा सी डी वेक्टर है उसमें जिधर तुम जा रहे हो और जिधर एरो आ रहा है सी डी का, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? नहीं। इसका मतलब ये सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, कौन है सेम ऑर्डर में? ये है सेम ऑर्डर में, ए से बी गए और सी से डी गए। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ा, तुमने सी डी को उठा करके ऐसा रखा कि ए से बी इधर जाएंगे और सी से डी इधर जाएंगे। समझ आ गया? इसको कहा जाता है सेम ऑर्डर में रखना वेक्टर्स को। क्लियर? जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, ताकि तुम्हें बिल्कुल माइंड में डाउट ना रहे। लेट अस से एक वेक्टर ऐसा है,
है ना। अभी तो ए बी सी डी चल रहा है, चलो मैं इसको एक नाम देता हूँ, मान लो ये वेक्टर P है, ठीक है, और यहाँ तुमने कुछ ऐसा वेक्टर Q बना दिया ना, अपने मन से मैंने दो कैसे भी वेक्टर बना दिए। अब मुझे इनको ऐसे रखना है ताकि ये सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, सेम ऑर्डर में रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं P को ऐसे ही रखूंगा, है ना, ये वेक्टर P मैंने ऐसे ही छोड़ा, बट Q को उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा ऐसे, है ना, Q को उठाऊंगा और इधर ले आऊँगा। तो मुझे बताओ वो जो Q है वो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ना, उसके बाद, है ना। तुम देखो P में तुम इस दिशा गए और फिर इधर आ गए, तो तुमने क्या किया, इन P और Q को कैसे रख दिया, सेम ऑर्डर में रख दिया, है ना। इस P को उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ, सॉरी P को नहीं Q को, तो ये Q एग्जैक्टली पैरेलल उठा के प्लेस करूँ तो ये वेक्टर Q ऐसे रखा जाएगा, तो ये सेम ऑर्डर हो गया, ठीक है। वो सेम ऑर्डर नहीं है ना, दिस इज नॉट सेम ऑर्डर, बट ये और ये सेम ऑर्डर है। बात समझ आई। तो आर टेकन इन सेम ऑर्डर, अगर हम दो को सेम ऑर्डर में रखते हैं, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। थर्ड साइड कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट ऑर्डर। देखो ध्यान से इस डायग्राम को, ए से बी और सी से डी तुम गए, है ना, तो जो थर्ड साइड तुम्हें बनाना है, अगर तुम्हें सेम ऑर्डर में जाना होता तो मुझे बताओ, तो तुम थर्ड साइड में एरो ऐसे नीचे ए की तरफ बनाते ना। देखो ए से चले बी पे आए, सी से चले डी पे गए, तो सेम ऑर्डर में जाना होता तो एरो फिर इधर बनाते, बट देखो इसका एरो उल्टा बना है, उल्टा बना है एरो, है ना, इसलिए थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये बात है कि अगर तुम्हें तीन साइड है ट्राइंगल के, तो उसमें से जो दो साइड हैं वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है, और जो तीसरा साइड है वो कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट ऑर्डर में। क्लियर ये पॉइंट, दो साइड सेम ऑर्डर में और तीसरा साइड ऑपोजिट ऑर्डर में। तो इसको तुम एज अ शॉर्टकट ऐसा भी समझ सकते हो कि तुम ए से चल के बी पे गए और इधर से चल के डी पे गए, है ना, ए से बी और सी से डी। उसके बदले अगर तुम डायरेक्टली ए से डी भी चले जाते तो तुम्हारी शुरुआत वाला पॉइंट और एंड वाला पॉइंट वही सेम होता ना। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि ए से डी तक जाना है तुम्हें, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता ऐसे जाने का, है ना, ए से बी गए फिर इधर सी से डी गए, या फिर ए से डी डायरेक्ट जाने का रास्ता। तो जो डायरेक्ट वाला रास्ता है ना, उसी को हम सम बोलते हैं उस वेक्टर का, ठीक है। मतलब अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का सम चाहिए ए बी और सी डी का, तो उसका सम कौन होगा, ए डी, है ना। ये तुम्हारा ए बी वेक्टर है ना, दिस इज ए बी वेक्टर, इसका एरो यहाँ है देखो, एंड दिस इज सी डी वेक्टर, है ना, इसका एरो यहाँ है। तो इन दोनों का सम कौन सा वेक्टर होगा, ए डी। मतलब इसका कुछ लेंथ है और इसका कुछ लेंथ है, जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो उसका टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। क्लियर, और क्लियर करते हैं इसे, रुक जाओ। मान लो ये तुम्हारा, लेट अस से दिस इज वेक्टर ए, है ना, एंड दिस इज वेक्टर बी। तो जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, बोलो ए में तुमने कहाँ से चलना चालू किया, तुमने यहाँ से चलना चालू किया, तुम ए से यहाँ पहुँच चले और तुम यहाँ पहुँचे फाइनली। तो अगर मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है तो वो ज़रूर ये वाला वेक्टर होगा, इसको मैं बोलूँगा क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसको मैं एक नया नाम दे दूंगा वेक्टर सी। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वेक्टर सी इज सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों का एडिशन है वो वेक्टर सी। क्लियर। तो मैं कोई भी दो वेक्टर तुम्हें ड्रॉ करके दूं, तुम उसका रिजल्टेंट बना सकते हो दोनों, बट जो दो वेक्टर तुम ऐड कर रहे हो कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। काम करते हैं, एक एग्जाम्पल और मैं ड्रॉ करके तुम्हें बताता हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना, ठीक है। लेट अस से दिस इज वेक्टर ए, कहीं भी बना दिया मैंने वेक्टर ए, ठीक है, और अपने मन से कहीं भी बना दिया मैंने वेक्टर बी। मुझे इसको ऐसा ड्रॉ करना है ताकि ये कौन सा लॉ फॉलो कर सके, ट्रायंगल लॉ। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे कंटिन्यूस ऑर्डर में रखना है ना, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताओ, सिंपल, सबको ही पता है, बी को उठा के यहाँ रख दूंगा, है ना, बी को उठा के यहाँ रख दूंगा, तो क्या होगा, दिस डायग्राम विल बी सेम एज कि मैंने ए को वैसे ही छोड़ दिया और बी को मैंने यहाँ रख दिया। बी को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो बी ऐसा हो जाएगा ना, उठा के इधर रख दूंगा तो, ठीक है, तो बी ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने बना दिया बी, दिस इज वेक्टर बी।
तो मुझे बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कौन सा वेक्टर हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये वाला वेक्टर हो जाएगा। और मान लो मैंने इसको नाम दे दिया वेक्टर सी, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा ना। दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है। ये भी यहाँ से तुम्हें पता चल रहा होगा ना कि ये जो सम आ रहा है, देखो वो भी तो वैसे एक लाइन बनाई मैंने और एक एरो बना दिया। तो इस पॉइंट को भी तुम्हें अपने नोट्स में लिखना है कि दो वेक्टर को ऐड करके जो चीज़ हमें मिलती है वो भी क्या होता है, वो एक वेक्टर ही होता है ना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑल्सो गिव्स अ वेक्टर। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना इस लाइन का लेंथ होगा। डायरेक्शन क्या होगा? जो इसका एरो का डायरेक्शन होगा। समझ आया तुम्हें? तो ऐसे हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। इस लॉ को ट्रायंगल लॉ क्यों बोला गया ये समझाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल डायग्राम कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ बोला गया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो अपने को आनी चाहिए वो ये कि जो दोनों को तुमने ऐड किया, मेन पॉइंट कि सर अगर ये वेक्टर 4 है और ये 5 है तो ये कितना होगा, है ना। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस ट्रायंगल का थर्ड साइड फाइंड करना है ना। अगर तुम्हें दो साइड पता है तो उसका थर्ड साइड का लेंथ क्या होगा ये हमें पता करना है। तो चलो उस थर्ड वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं, है ना। इस पेज में हम क्या करने वाले हैं, हम फॉर्मूला फॉर वेक्टर सम डिराइव करने वाले हैं, है ना। प्रूफ करेंगे कि सम, ये जो वेक्टर सम होगा, अगर एक वेक्टर मेरा ए बी है ना, इफ दिस वेक्टर इज ए बी, दिस वेक्टर इज सी डी, तो ये जो मेरा रिजल्टेंट आया ए डी, है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। और उसका डायरेक्शन कितना होगा वो भी हमें करना, क्योंकि वेक्टर है तो परिवार के दोनों सदस्य इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो हम दोनों चीज़ को प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो ना, एक चीज़ और यहाँ पे छोटी सी मैं लिखी है कि सम इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट। तो कहीं भी तुम बुक में ये वर्ड लिखा देखो ना कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इसका मतलब तुम्हें उनका सम निकालना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट और सम मतलब रिजल्टेंट, सम, एडिशन, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ये जो चीज़ें लिखी मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। मैं इन वेक्टर्स को ना सिंगल सिंगल नाम दे रहा हूँ ताकि अपने को ज़्यादा लिखना ना पड़े। लेट अस से ये जो वेक्टर है इसको मैं वेक्टर P बोल देता हूँ, किसको, ए बी वेक्टर को। सी डी को मैं वेक्टर Q बोल देता हूँ, और जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ए डी, इसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर R, ठीक है। इसमें क्या बोल देता हूँ, वेक्टर R। अब देखो ध्यान से कैसे मैं इसको प्रूव करूँगा। मैं क्या करूँगा, इस BC को थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँगा और इस D से ना यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, ठीक है। क्या किया मैंने BC को आगे एक्सटेंड किया और D से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट अस से ये जो मेरा पॉइंट है, ये ABCD, इसको S ले लेते हैं जहाँ परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड करने का क्या फ़ायदा हुआ, तुम देखो। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें कि एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेन्यूस है। मेरा मेन काम क्या है, मुझे इस रिजल्टेंट का, जो कि दोनों का सम है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मतलब मुझे इस AD का लेंथ निकालना है, जो कि हमारे इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूस। समझ आई बात? तो कैसे करेंगे देखो, है ना। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये वाला एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q है? ये अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वेक्टर P और वेक्टर Q कैसे रखे हैं, वो हेड टू टेल रखे हैं ना, वेक्टर P और वेक्टर Q। तो कैसे निकालते थे, P जो हेड है जिसका मिल रहा है टेल पे, उसको आगे एक्सटेंड करते थे, तब जो एंगल बनता था वही दो वेक्टर के बीच का एंगल था। तो इस एंगल को मैंने कितना बोल दिया, थीटा। लेट अस से मैं यहाँ पे एक एंगल और अज्यूम करता हूँ, ये एंगल, इसको मैं बोल रहा हूँ अल्फा, है ना। ये कौन सा एंगल है, अल्फा, ठीक है, एंगल अल्फा। एंगल अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर P, है ना। क्योंकि रिजल्टेंट और वेक्टर P कैसे रखे हैं, वो टेल टू टेल रखे हैं, है ना। तो वो तुम्हारा एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर R है, क्लियर। अब क्या करूँगा मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल से कुछ चीज़ें कैलकुलेट करूँगा ना। मुझे बताओ कि अगर ये लेंथ मेरा Q है ना, और ये लेंथ R है, तो क्या मैं ये DS लेंथ और BS लेंथ निकाल सकता हूँ? कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ। इस ट्राइंगल से, है ना, कौन सा ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल
डी एस बी है ना, डी एस बी ट्राइंगल से मैं क्या बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा बी एस और हाइपोटेन्यूज क्या होगा सी डी। अब सी डी की वैल्यू कितनी है क्यू, ये वेक्टर क्यू है तो इसका मैग्नीट्यूड में क्या लिखूंगा सिर्फ क्यू लिखूंगा ना। समझ आया, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे मैंने बताया था, ऊपर से एरो हटा करके। तो क्योंकि मैं यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ बी एस का, तो मुझे भी सी डी का लेंथ लिखना पड़ेगा, और लेंथ का मतलब क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा मैं क्यू, मतलब मैं जब यहाँ सिर्फ क्यू लिखूंगा मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं लेंथ सी डी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ पे क्यू लिख दिया है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बी एस बाई क्यू। तो इससे मुझे क्या मिला, बी एस इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। क्लियर सभी को। तो मुझे बी एस का लेंथ मिल गया, बी एस का लेंथ मुझे कितना मिला, मुझे बी एस का लेंथ मिल गया क्यू कॉस थीटा, है ना, बी से लेके एस तक का लेंथ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और मुझे किसका लेंथ चाहिए, और मुझे इस परपेंडिकुलर का लेंथ चाहिए जो कि डी एस है। तो इसी ट्राइंगल से है ना, सेम ट्राइंगल से मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ कि फाइंड तुम्हें करना है ना, फाइंड तुम करोगे, ये वाला स्टेप मैं नहीं कर रहा, कि जो डी एस है विल बी इक्वल टू क्यू साइन थीटा। ये जो डी एस आएगा दिस विल बी इक्वल टू क्यू साइन थीटा, है ना, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो मुझे बताओ क्या मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में सारे लेंथ पता चल गए, बिल्कुल चल गए। तो अब क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, हम सबका प्यारा पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ट्राइंगल ए एस डी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ए एस डी में मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए एस डी में मैं लिख सकता हूँ कि ये जो ए डी का स्क्वायर है, ए डी का स्क्वायर मतलब कितना आर का स्क्वायर। देखो मैंने सिर्फ आर लिखा है ना, क्यों, क्योंकि अभी मैं सिर्फ लेंथ निकाल रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे वेक्टर नहीं चाहिए, है ना। ये कैलकुलेशन क्या चल रहा है यहाँ पे इस पेज में, हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं, है ना। हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना था, उसके परिवार में दो लोग हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का काम चल रहा है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बोलो, ए एस स्क्वायर प्लस एस डी स्क्वायर होगा ना। ए एस कितना होगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये ए एस हो गया, और एस डी कितना हो गया क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए आर की, तो थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं ना। मुझे बताओ जब हम नीचे आएंगे तो ये टर्म क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये टर्म और एक क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से लिख दिया सर, आधे बच्चे तो यही सोच रहे होंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या, नहीं ना, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया ना मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों टर्म्स में से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा टर्म मेरे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा जगह और बनाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब किसकी वैल्यू चल रही है, ये सब आर स्क्वायर की वैल्यू चल रही है भैया। तो आर स्क्वायर कितना आया, फिर नेक्स्ट मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2pq कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये मैंने मिस कर दिया यहाँ पे लिखना, 2pq के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, है ना, ये टर्म सेम टू सेम आएगा। तो ये 2pq कॉस थीटा प्लस ये पूरा ब्रैकेट का टर्म कितना हो जाएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर। समझ आया, तो ये आर स्क्वायर आया। मुझे क्या चाहिए, मुझे आर स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आर चाहिए, आर ही मेरा रिजल्टेंट है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर
प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट। ये है तुम्हारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है सभी को ये चीज़, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। और ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है जो हम अपने पूरे सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, मिकी माउस बॉक्स, विच मीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है इस फॉर्मूले से, कि अगर मुझे ये दोनों वेक्टर जिसका मुझे सम निकालना है, ध्यान से सुनना और हर चीज़ लिखना, वो दोनों वेक्टर जिसका मुझे सम निकालना है उनके मैग्नीट्यूड पता हो। ये पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मुझे ये पता है, और क्या पता है, अगर मुझे थीटा पता है विच इज एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q, तो अगर मुझे दोनों वेक्टर मालूम है उनका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल मालूम है, तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया? इसीलिए एंगल बिटवीन वेक्टर्स इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर जगह वेक्टर के बीच का एंगल इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो तुम देखो रिजल्टेंट अगर हम सिंपल स्केलर होता ना और p की वैल्यू 4 होती, q की वैल्यू 6 होती, तो स्केलर p प्लस q अगर तुम करते तो r की वैल्यू 10 बताते ना। लेकिन देखो यहाँ तो फॉर्मूला है ऐसा, है ना, ये फॉर्मूला बन गया है, इससे p प्लस q थोड़ी आया। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। जब भी तुम कोई फॉर्मूला लिखो, मैं फिर से एक बार तुम्हें बता रहा हूँ, ब्रैकेट में इसके बाजू में हमेशा हर टर्म का मीनिंग होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना, हर टर्म का मीनिंग। p क्या है, क्या लिखोगे बताओ? p है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, है ना, p इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कि अगर वेक्टर p मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स है टुवर्ड्स ईस्ट, तो p की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्लियर? सिमिलरली q क्या है, q है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q। एंड थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल, वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो इससे तुम्हें अच्छे से पता चल गया इतना नोट्स देख के, कि अगर मुझे दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड मालूम है और दोनों के बीच का एंगल मालूम है, तो हम ऐसे दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आई बात सभी को? तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करना देखेंगे कैसे किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। और पहले हम अब क्या देखते हैं कि इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालना है, फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे ना अप्लाई करने के लिए। रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालना है, आओ देखो, है ना। अभी जो हम फॉर्मूला बनाएंगे, डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। अभी तक मैं डायरेक्शन क्या बता रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ज़्यादा तुम क्या ऐड करोगे, ऊपर नीचे, है ना, दाएं बाएं इधर उधर, ठीक है, जमनी बाजू, तो वो सब नहीं करना अपने को, है ना, फिजिक्स में। अभी रिजल्टेंट का डायरेक्शन मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान से देखो ना। मैंने लास्ट पेज पे एक एंगल बनाया था अल्फा, ये किसके किसके बीच का एंगल था। अगर मैं इन वेक्टर्स को फिर से नेम दे दूं लेटर से, ये वही वेक्टर अपना p, ये वही वेक्टर अपना q और ये वेक्टर r, तो अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर a, सॉरी वेक्टर p एंड रिजल्टेंट। तो तुम याद रखना कि यहाँ पे अब हम डायरेक्शन ना उस एंगल से डिफाइन करेंगे। सर डायरेक्शन कैसे पता चला उस एंगल से, कैसे नहीं पता चला, मुझे वेक्टर p पता है ना, तो अगर मुझे ये अल्फा मिल गया तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मुझे उसे वेक्टर p से कितने एंगल पे बनाना है ना। वेक्टर p तो तुम्हें पता ही है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये वेक्टर p है ना, ये लाइन अगर मैं बोलूँ कि ये वेक्टर p है, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूँ कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो तुम्हें पता होगा ना कि जो तुम रिजल्टेंट बनाओगे, है ना, मैग्नीट्यूड कितना वो लंबा होगा वो तो हमने पीछे वाले पेज में सीख लिया, बट दिशा कितनी होगी, ये p से कितने एंगल पे होगा, 30 डिग्री पे। तो वही अल्फा हम निकालना सीख रहे हैं ना। मतलब इस पेज पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर r। क्लियर सभी को ये? तो देखो, है ना, उसको कैसे करेंगे।
सेम टू सेम सारी चीज़ें अपना हम राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। इसको मैं आगे एक्सटेंड करूँगा, इसको मैं नीचे गिराऊंगा 90 डिग्री। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज अल्फा। तो मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी कितनी थी? दिस वाज q sin थीटा एंड दिस इज q cos थीटा। तो मुझे बताओ क्या इस राइट एंगल ट्राइंगल से, फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा ना, इस पॉइंट को हमने s नाम दिया था। परपेंडिकुलर कितना है? ds है ना, इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है? as। तो हम क्या लिख सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू, बोलो ds की वैल्यू क्या? q sin थीटा, और as की वैल्यू क्या? t प्लस q cos थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हें पता चल गया कि एंगल कैसे निकालना है। और जैसा ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा, तुम इसको एक स्टेप और लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ q sin थीटा बाई p प्लस q cos थीटा। तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला है और मैं इस पे मिकी माउस बॉक्स भी नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब हम चैप्टर में जाएंगे ना, तो हम डायरेक्शन निकालने का इससे ज़्यादा और बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका सीखेंगे। बट जब तक हम वो नहीं सीखते तब तक अपने को ये फार्मूला यूज़ करना है। अल्फ़ा किसके किसके बीच का एंगल है? जैसे ही फार्मूला आया तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे तुम लिख लो कि P क्या है, Q क्या है और थीटा क्या है। तो अगर मुझे दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड मालूम हो और दोनों के बीच का एंगल मालूम हो, तो मैं उस वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ और मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो अगर ये सब वैल्यू डाल के, मतलब ये 1 आ गया मान लो, मतलब अल्फा कितना होगा? 45 डिग्री है ना, tan अल्फा 1 मतलब 45 डिग्री। अगर ये सब वैल्यू डाली तुमने और ये 1/√3 आ गया, मतलब अल्फा कितना होगा? 30 डिग्रीज। वैल्यू डाल के ये सब की जगह वैल्यू √3 आ गई तो अल्फा होगा 60 डिग्री। समझ आई बात? तो ये तुम्हारा डायरेक्शन निकालने का तरीका है। अब इन दोनों फॉर्मूलों को ना अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा कि सर ने सही पढ़ा है? पता नहीं सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे इतना खतरनाक डेरिवेशन चल रहा है। कुछ खतरनाक नहीं चल रहा हो, देखते हैं। रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स, 2 वेक्टर है, क्या क्या है? 30 यूनिट्स टुवर्ड्स साउथ, 20 यूनिट्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तुम्हें इसका रिजल्टेंट निकालना है। मतलब जैसी रिजल्टेंट बोल दिया उसने, मतलब वो तुमसे मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी पूछ रहा है ना, क्योंकि दोनों का सम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। क्लियर? मुझे क्या क्या चाहिए? क्या मेरा ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है रिजल्टेंट निकालने के लिए? नहीं। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या ज़रूरी है? जब भी थ्योरी पढ़ो हमेशा देखो कि क्या क्या चाहिए किसी फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले को देखो कि इस फॉर्मूले कहीं लिखा है कि ट्रायंगल बनाना आना चाहिए तुम्हें तो सिर्फ दोनों का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, 30 और 20। तुम्हें दोनों के बीच का एंगल चाहिए, और एंगल कैसे निकालना है ये हमने पहले वाले लेक्चर में सीखा है। तो आओ क्या करते हैं, इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, है ना। ठीक है, इधर हमारा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो वेक्टर ए जो है 30 यूनिट्स टुवर्ड साउथ, आ जाओ बोलो क्या ये वेक्टर ए होगा? कितना है मैग्नीट्यूड इसका? 30। वेक्टर बी जो है 20 यूनिट्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। वेक्टर बी कितना है मैग्नीट्यूड? 20। एंगल ये वाला कितना? 30। तो मुझे बताओ ये दोनों वेक्टर कैसे रखे मैंने इस डायग्राम में? टेल टू टेल रखे ना। तो एंगल टोटल क्या होगा इनके बीच का? ये पूरा एंगल। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इसका मतलब फॉर दिस क्वेश्चन थीटा इज 120 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, है ना। अब तुम बोलोगे सर आपने टेल टू टेल तो, हेड टू टेल तो रखा नहीं ने। हेड टू टेल तो सिर्फ ट्रायंगल लॉ समझाने के लिए रखा जाता है ना, क्योंकि तुम ट्रायंगल के साइड से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट पता तो मुझे सिर्फ पी क्यू, सिर्फ इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। तो देखो मिल गया मुझे, तो आंसर तो मैं ऐसे भी निकाल लूँगा। तुम चाहो तो इसको ट्रायंगल की तरह लिख सकते हो, है ना, तुम बना सकते हो ट्रायंगल। बट वो ट्रायंगल तो बाद में बना के दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना।
बताओ रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों वेक्टर मैंने ए और बी लिए हैं, पीछे वो पी और क्यू था, अब ये ए और बी है तो मैं फॉर्मूला ऐसा लिखूंगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तुम चाहो तो पी और क्यू भी लिख सकते हो, चाहो तो ए और बी भी लिख सकते हो ना, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वेक्टर पी वेक्टर क्यू हो जाता, बट फॉर्मूला तुम्हें सही से लगाना है। बोलो ए का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड था 30, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड 30, बी का मैग्नीट्यूड कितना 20, कॉस 120। कॉस 120 जैसा मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में निकालना सिखाया था, उससे तुम्हें वैल्यू आएगी माइनस हाफ, है ना। कॉस 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस कॉस 60 है ना, तो माइनस हाफ प्लस बी स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड कितना 20, तो बी का स्क्वायर कितना 400, और ये सारा कुछ एक रूट के अंदर। जब तुम ये कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें अपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। चलो कर लेते हैं इसमें, है ना। ये वैल्यू तुम्हारी 900, 400 कितनी हो गई 1300 हो गई, और ये तुम्हारा 60 और ये 20, 1200 इंटू माइनस हाफ माइनस 600, तो 1300 माइनस 600 कितना हो गया 700, तो ये हो गया अंडर रूट 700, या फिर जब तुम इसको 10 रूट 7 भी लिख सकते हो ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 10 रूट 7। जब तुम इसका स्क्वायर रूट करोगे, है ना, रेशनलाइज नहीं, जब तुम इसको फैक्टर्स में डिवाइड करोगे ना, तो ये रूट 7 इंटू रूट 100 हो जाएगा, और रूट 7 वैसे ही रह जाएगा। और तुम्हें ये चीज़ आती होगी, मैं जस्ट एक स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ। इसी चीज़ को मैं क्या लिखता हूँ, रूट 7 इंटू रूट 100, तो जो रूट 100 था वो 10 हो गया, और रूट 7 जो था वो रूट 7 ही रह गया, तो 10 रूट 7 इसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर। इसी को अगर मैं ट्राइंगल की तरह बनाता तो ये कैसा दिखता है ना, देखो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ए है ये बी है, तो मैं क्या करता यहाँ पे ना, मैं बी को उठा के इधर रख देता। चलो करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। चलो वेक्टर ए मान लो ऐसा है यहाँ पे, है ना, ये वेक्टर ए है। अब मुझे बी को ऐसा रखना है ताकि वो कैसा होता है सेम ऑर्डर में। तो बताओ क्या, बी को अगर मैं ऐसे रख दूँ यहाँ इस तरीके से, पैरेलली उठा करके इधर, ठीक है, ए को उठा के यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा, तुम डायरेक्ट भी बी को यहाँ ला सकते थे ऐसे, है ना, ये वेक्टर बी, ठीक है। तो ए इधर है बी इधर है, बोलो ए और बी सेम ऑर्डर हो गया ना। उसी को मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सारी लाइन्स हो गई है, ए और बी। तो इसका रिजल्टेंट किस दिशा में बनेगा, इसका रिजल्टेंट बनेगा इस दिशा में, है ना, दिस विल बी द रिजल्टेंट, जिसको मैं क्या बोलूँगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसी का लेंथ निकाला तुमने, ये जो 10 रूट 7 निकाला तुमने वो लेंथ निकाला तुमने, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का लेंथ निकाला तुमने। अगर ए का लेंथ मैं 30 रखूँ और बी का 20 रखूँ तो इसका लेंथ इतना मिलेगा। बट अभी अपने को डायरेक्शन देख के तो दिख रहा है, बट अपने को एग्जैक्ट डायरेक्शन अल्फा निकालना जरूरी है ना, कि अल्फा क्या होगा। अल्फा मतलब इस डायग्राम के हिसाब से अल्फा क्या होगा बताओ। फॉर्मूले में वो ये P और ये Q के बीच का एंगल होता था, तो ऊपर को अगर मैं P लूँ और नीचे को Q लूँ, है ना, तो ये किसके किसके बीच का एंगल होगा, ध्यान से देखो, है ना, A और R के बीच का एंगल होगा, है ना, अल्फा ये एंगल होगा तुम्हारा, दिस विल बी अल्फा। क्लियर है सभी को। थीटा कहाँ है यहाँ पे, A को एक्सटेंड करूंगा तो ये थीटा है, समझ आई बात। थीटा क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ए को मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ थीटा हो गया। अल्फा इधर क्यों आया, अल्फा ऊपर इसीलिए आया क्योंकि वो वेक्टर पी और आर के बीच का एंगल था। यहाँ पी की जगह क्या लिखा मैंने, पी की जगह मैंने ए लिखा ना, तो ये वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल। यहाँ पे ये टेल टू टेल रखे हैं तो अल्फा इधर ही हो गया, ए और बी हेड टू टेल थे तो इसलिए मैंने ए को एक्सटेंड किया और ये थीटा हो गया। तो ये वही अल्फा और थीटा है जो पीछे वाले डायग्राम में थे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस वो डायग्राम इसलिए समझा रहा हूँ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए डायग्राम जरूरी नहीं है, जस्ट तुम्हें ट्राइंगल लॉ की भावनाओं को समझ जाओ तुम, इसलिए मैं तुम्हें ये डायग्राम मैंने बना के दिखाया। बन गया ना, देखो ट्राइंगल अपना, ठीक है। आओ tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा है ना, tan अल्फा बोलो, फॉर्मूला क्या था हमारे tan अल्फा का, q साइन थीटा बाई p प्लस क्यू कॉस थीटा, है ना, q साइन थीटा। बोलो एंगल कितना था दोनों के बीच का, ये है ना थीटा 120 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट, गलती से कोई 30 डिग्री को मतलब ना थीटा, 30 डिग्री तो ईस्ट और बी के बीच का एंगल, बट थीटा क्या होता है दोनों के बीच का एंगल, है ना। तो q साइन थीटा मतलब q साइन
120 डिग्रीज बाई पी प्लस क्यू कॉस 120 डिग्रीज। तो इसमें तुम क्या लिखोगे अब, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, ये पी है और ये क्यू है ना, तो क्यू की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू, जब तुम साइन 120 करोगे तो ये √3/2 आएगा, ठीक है। और p प्लस मतलब p की वैल्यू 30 प्लस q cos 120, तो q है 20 और cos 120 है -12। तो इस फ्रैक्शन को जब तुम सॉल्व करोगे तो मैं अपना tan अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। आओ करते हैं सॉल्व। ये नीचे वाला पार्ट तुम लोग नोट कर लेना, मैं अभी यहाँ से इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan अल्फा आ जाएगा 10√3 आ जाएगा ऊपर में, डिवाइडेड बाई, बोलो ये -10, 30 - 10 कितना 20 हो जाएगा ना, है ना। ये तुम्हारा -10 हो जाएगा, 20 इंटू -12 20 और ऊपर 10√3, तो वैल्यू कितनी आई √3/2। बट अल्फा के किसी भी वैल्यू के लिए tan अल्फा √3/2 नहीं होता, तुम उसको सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं कर सकते। हम क्या लिख सकते हैं, बस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3/2। ये भी मेरा एक आंसर हो गया। तो ये डायरेक्शन का आंसर हो गया। मैग्नीट्यूड जो भी यहाँ पे हमने 10√7 निकाला था, है ना। तो दो आंसर हो गए मेरे, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। क्लियर सभी को ये? अच्छे से इसे देखो, है ना। और एक क्वेश्चन ये वाला है, ये मैं चाहता हूँ कि तुम स्क्रीन पॉज करके खुद से करो, फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व करूँगा तो तुम देखना, ठीक है। पॉज कर लो स्क्रीन, आओ देखो, है ना। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मुझे इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो एक काम करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 20 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ए है 20 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर बी है 20 यूनिट्स 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, दिस इज वेक्टर बी। ये भी 20 यूनिट्स ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ। तो मुझे बताओ, क्या अब यहाँ पे थीटा जो है ना, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, क्या थीटा ये एंगल हो जाएगा? दैट मीन्स थीटा विल बी 60 + 90 150 डिग्रीज। तो अब तुम्हें मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, सिंपली, है ना, r इज इक्वल टू √, है ना, पहले का स्क्वायर कितना 400 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू कॉस कितना 150, है ना, प्लस 20 का स्क्वायर। बताओ सही फॉर्मूला लगाया ना मैंने, p² + q² + 2pq cos थीटा, है ना, p² + 2pq cos थीटा प्लस q² ना, ये भी 400 आ जाएगा। तो बताओ ये वैल्यू कितनी आई, ये तुम्हारा हो जाएगा 400, वो पीछे वाला भी 400, तो इन दोनों को ऐड करके मैं डायरेक्ट 800 लिख दे रहा हूँ। किसको किसको ऐड कर दिया मैंने, इसको कर लिया और इसको कर लिया। अब यहाँ क्या होगा, 40 इंटू 20 800 ना, 40 इंटू 20 800 cos 150, cos 150 कितना होगा, cos 180 - 30 मतलब माइनस cos 30, मतलब -√3/2, उसका √। तो ये तुम्हारा 400 टाइम्स चल जाएगा, तो ये 400√3 हो जाएगा ना, 800 - 400√3 का √। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से इधर से ना तुम एक पूरा 400 कॉमन ले लो। तुम देखो, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ इसमें से मैं पूरा 400 कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा 2 - 1√3। अब 400 का रूट कितना हुआ, वो 20 हो गया, बट इसका रूट नहीं निकाल पाए हम, तो इसे हम रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं, 2 - √3। तो ये मेरे रिजल्टेंट का क्या निकाल दिया मैंने, ये मैंने अपने रिजल्टेंट का निकाल लिया मैग्नीट्यूड।
देख लो तुम्हारा आंसर सही आया नहीं, और एक बार मेरा भी कैलकुलेशन चेक कर लो ना, मैंने सही कैलकुलेशन किया, बीच में कुछ मिस्टेक कर दिया। प्रोसेस सभी को क्लियर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को अपना बीच में मत आने दिया करो कि तुम्हारा कैलकुलेशन स्लो है तो उससे कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रोसेस समझो, और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए घर पे कैलकुलेटर की यूज़ को कम करो, है ना, ठीक है। अब अल्फा बोलो, सब कुछ पता है अपने को, तो फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा का। tan अल्फा है ना, इधर कर रहा हूँ मैं, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो क्यू और पी दोनों का वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 कॉस 150। क्लियर। अब साइन 150 कॉस 150 का वैल्यू सभी को पता है, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 150 कितना हो जाएगा, हाफ, है ना, प्लस हाफ। तो 20 इंटू हाफ कितना, 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 इंटू माइनस √3/2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, माइनस रह गया 10, तो माइनस 10 √3, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10 √3। और तुम क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऊपर नीचे दोनों को ना 10 से डिवाइड कर दो, या 10 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1/2 माइनस √3। ये किसकी वैल्यू है, tan अल्फा की। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस √3। ये आंसर हो गया तुम्हारा एंगल का। ये एंगल किसके इसके बीच में बनेगा, वेक्टर P और R, या फिर वेक्टर A और R। अब एक काम करते हैं ना, मैं इसी को तुम्हें ट्राइंगल में बना के दिखाता हूं, आंसर तो हमारे आ गए। तो क्या क्या हमारे वेक्टर्स थे, आओ देखते हैं। देखो ना, ये तुम्हारे वेक्टर हैं A और B। तो तुम्हें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना, और उस ट्राइंगल में क्या करना है, तुम्हें थीटा और अल्फा भी पहचानना है कि उस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ वाला ट्राइंगल ड्रॉ करो जिसमें A B हो और रिजल्टेंट R हो, और उस ट्राइंगल में थीटा क्या है और अल्फा क्या है ये तुम्हें पहचानना है। एक बार ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। और देखो, है ना, मुझे इसे कैसे रखना है, मुझे इसे रखना है हेड टू टेल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं A को ऐसे ही छोड़ता हूँ, B को उठा के ले जाता हूँ ना। A मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, दिस इज माई वेक्टर A, और B को उठा के यहाँ ला रहा हूँ, तो B ऐसा हो जाएगा ना, दिस इज वेक्टर B, तो मैं वेक्टर B कहाँ बनाऊंगा, दिस इज वेक्टर B, ठीक है। अब कौन छोटा है कौन लंबा ये मत सोचना कि सर को ये बड़ा बनेगा, ये दोनों इक्वल बनेंगे, कैसे ही बनेंगे, ये इस तरीके का मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो, है ना, अगर तुम थोड़ा स्केल से बनाना चाहते हो, तो मुझे पता है A और B अगर सेम साइज के हैं, तो चलो मैं थोड़ा सेम साइज वाला बना के देखता हूँ। तो ये मान लो ऐसा आया इतना, है ना, वेक्टर B, ठीक है। ये पूरा नीचे तक नहीं आएगा ना, थोड़ा यहाँ तक आएगा, बट वो साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। A और B बना लिया। अब रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आ गए, तो शुरुआत किधर से किया था तुमने चलने का, यहाँ से शुरुआत किया था, गए और यहाँ तक पहुँचे, तो ये होगा ना रिजल्टेंट। दिस इज वेक्टर R, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। एंगल बिटवीन A एंड B क्या होगा, किसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, A के हेड को, क्योंकि वो रखा है वहाँ। तो दिस इज योर एंगल थीटा, जो कितने के इक्वल है, 150 डिग्रीज, है ना, वो 150 डिग्री एंगल है। और अल्फा क्या है, दिस इज अल्फा, जिसका आंसर कितना है, tan इनवर्स ऑफ, जो भी ये तुम्हारा आंसर आया ना, अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस √3, ठीक है। तो ये हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया ना, दिस इज कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ योर क्वेश्चन। ट्राइंगल बना के देख लिया, सब कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन अच्छा होता जाएगा। फॉर्मूले में हर टर्म का मीनिंग जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तुम्हारा पूरा ध्यान इसी पे रहे कि मुझे P कैसे मिलेगा, Q कैसे मिलेगा, थीटा कैसे मिलेगा। अगर वो तीनों मिल गया तो हम आंसर निकाल लेंगे, फॉर्मूला तो याद है हमें। बात समझ आई। अब हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ना। जय भारत।